शेर शाह सूरी अफगान से आए लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के काल में एक जागीरदार का बेटा था। पिता की मौत के बाद जागीर को लेकर उसके भाइयों में झगड़ा होने लगा। तब तक शेर शाह सूरी इन छोटी मोटी रियासतों का लालच छोड़कर अपना साम्राज्य बनाने का ख्वाब देखता था और इसलिए वो सब कुछ पीछे छोड़कर दक्षिण बिहार के साथ साथ बहार खान लोहानी के दरबार जा पहुंचा। कहा जाता है कि वैसे तो शेर शाह का नाम फरीद था, पर एक दिन बहार खान के साथ शिकार करते वक्त फरीद ने अकेले ही अपने अदम्य साहस और पराक्रम से एक शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़ों को 2 हिस्सों में करके मार गिराया। ऐसी वीरता देखकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि दी, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। बाद में तो बहार खान लोहानी ने उसे अपने बेटे और राज्य का संरक्षक तक बना दिया था। और इधर साल आता है 1526 का, जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत कर दिया। और फिर क्या था, सभी अफगान शासकों ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर दिया। उसके 2 वर्षों के बाद बहार खान लोहानी की भी मृत्यु हो गई और शेर शाह सूरी बन गया पूरे दक्षिण बिहार का सुल्तान। तो दिल्ली में इधर बाबर मुगल वंश को जमाने के लिए कई युद्ध लड़ रहा था और आखिर में 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। पर तब तक बिहार और बंगाल के बहुत बड़े हिस्से पर शेर शाह सूरी का अच्छा खासा वर्चस्व हो चुका था। एक चालाक और कुशल शासक होने के कारण शेर शाह सूरी पहले कभी खुलकर मुगलों का प्रतिद्वंदी बनकर उनके सामने नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उसने तो खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 में बंगाल के उस हिस्से पर आक्रमण कर दिया जो मुगलों के ही अधीन था और उसे अपने कब्जे में ले लिया। और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता ही गया और शेर शाह सूरी दिन पर दिन ताकतवर होता गया। गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी शेर शाह सूरी के अच्छे संबंध थे। बहादुर शाह के धन और दौलत से शेर शाह सूरी ने एक मजबूत और प्रखर सेना बनाई। वैसे तो हुमायूं भी अपने पिता की ही तरह मुगल साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए बंगाल को जीतना चाहता था, पर उनका ये रास्ता शेर शाह सूरी के इलाके से होकर गुजरता था। हुमायूं बाबर की तरह न तो एक कुशल शासक था और न ही कुशल योद्धा, और हुमायूं के लिए केवल बंगाल जीतना ही उद्देश्य नहीं रह गया था, बल्कि शेर शाह सूरी की बढ़ती ताकतें भी उनकी चिंताएं बढ़ा रही थी। फिर साल 1939 में उत्तर प्रदेश के चौसा में हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेनाएं आमने सामने हुई और हुमायूं अपनी बड़ी सेना के साथ पहुंचा, पर उसे शेर शाह सूरी की कूटनीति का जरा भी अंदाजा नहीं था और न ही उसने अफगानों की गतिविधि पर कोई ध्यान दिया। और शेर शाह सूरी ने चालाकी से अफगान सैनिक को दूत बनाकर हुमायूं की सेना में भेजा, जिसने हुमायूं की सेना की दुर्व्यवस्था की सूचना शेर शाह को दे दी। सूचना मिलते ही शेर शाह ने अचानक रात में ही हमला कर दिया। बहुत से मुगल सैनिक भगदड़ मचने से गंगा में कूद पड़े और डूब गए और कुछ अफगानों के तीरों के शिकार हो गए। हुमायूं खुद डूबते डूबते बचा। हुमायूं की सारी सेना भाग खड़ी हुई और अफगानों की बड़ी जीत हुई। बाद में अफगानों के अमीरों ने शेर खान को सम्राट का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया और शेर खान ने अपना राज्य अभिषेक करवाया। और उधर चौसा की जंग में मिली हार के बाद हुमायूं कल्पी होता हुआ आगरा पहुंचा। वहां मुगल परिवार के लोगों ने शेर शाह को पराजित करने की योजना बनाई, तो वहीं शेर शाह भी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। और होना क्या था, मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना बिना किसी तैयारी के साथ कन्नौज में आकर शेर शाह से भिड़ गई। हुमायूं की सेना में 40,000 सैनिक थे, वहीं शेर शाह सूरी के पास केवल 9,000 सैनिक थे। इस युद्ध के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं की पूरी सेना ने शेर शाह सूरी के सामने हथियार डाल दिए और उन्हें अपना सम्राट मान लिया। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी ने उसी रणनीति से हुमायूं को युद्ध के मैदान से भगा दिया, जिस रणनीति से बाबर ने पानीपत के युद्ध में अफगानों को हराया था। हुमायूं के भाग जाने पर शेर शाह ने अपने सैनिकों को उसके पीछे भेजा और हुमायूं उनसे पहले ही आगरा जा पहुंचा। वहां से वो अपनी बेगम और कुछ धन लेकर सीधा लाहौर चला गया और शेर शाह सूरी ने फिर से हिंदुस्तान पर अफगान वंश सूरवंश की नींव डाली। शेर शाह सूरी शुरुआत से ही जनता की भलाई के बारे में सोचने वाला एक लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक था, जिसने अपने शासन काल में जनता के हित में कई भलाई के काम किए, जो शायद न तो उससे पहले किसी ने किए और न ही उसके बाद कई वर्षों तक किसी शासक ने किए हो। भारत में सूरवंश की नींव रखने वाला शेर शाह सूरी ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल में सबसे पहले रुपये की शुरुआत की। वही रुपया जो आज भारत समेत कई देशों में करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेर शाह सूरी ने ही अपने शासन काल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा से संगठित किया ताकि लोग अपने प्रियजनों और करीबियों को कोई भी संदेश आसानी से भेज सके। शेर शाह सूरी एक बेहद दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था, जो एक सम्राट होने के कारण विकास के कामों को करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में एक बेहद विशाल ग्रांड ट्रंक रोड, जो ढाका से सिंधु नदी तक जाती है, उसका निर्माण करवाया। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसे आज जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस रोड का इतिहास तो बहुत पुराना है, पर शेर शाह सूरी ने इसको नया और बड़ा रूप दिया। और इस रोड को बनाने की दूसरी वजह ये भी थी कि शेर शाह सूरी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहता था।
ये विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल होते हुए जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए इसे शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिदें, विश्राम गृहों का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए नए रोड जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान और आगरा से बुरहानपुर समेत कई सड़कों का निर्माण करवाया। अपने शासन में रोड पर चल रहे यात्रियों को धूप से बचाने के लिए सभी सड़कों के दोनों ओर रोड पर पेड़ लगाने के भी आदेश दिए। शेर शाह सूरी एक शानदार शासक था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई नीतियां बनाई। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिदों में मौलवियों और इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि उसने मस्जिदों के रखरखाव के लिए भी मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य का विकास करने और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 47 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था, जिसे शेर शाह सूरी ने सरकार का नाम दिया और 47 सरकारों को छोटे छोटे जिलों में भी तब्दील किया गया, जिसे परगना कहा जाता है। हर सरकार के दो अलग अलग प्रतिनिधि, एक सेना का अध्यक्ष और दूसरा कानून का रक्षक होता था, जो सरकार से जुड़े सभी विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होते थे। और कहा जाता है कि शेर शाह सूरी की बनाई गई नीतियों को मुगल सम्राट अकबर और उसके बाद बनाए गए कई बादशाहों ने कायम रखा। शेर शाह का ये शाही कार्यकाल केवल 5 सालों तक ही रहा था। दरअसल शेर शाह सूरी ने नवंबर 1544 में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी के दरबार से निकाले गए वीर सिंह बुंदेला कालिंजर के राजा की शरण में आकर इसी किले में छुप गए थे। शेर शाह सूरी उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 6 महीनों तक किले को घेरे रखा था, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिर में उन्हें किले की दीवार को गोले बारूद से उड़ाने का सुझाव मिला और ये इस वजह से शेर शाह सूरी को ये काम बनता भी दिखा, पर उन्हें क्या पता था कि ये ही उनकी मौत का कारण बनेगा। दीवार की तरफ फेंका गया एक बारूद से भरा गोला शेर शाह सूरी पर आकर गिरा। इससे उनका 50% शरीर जल गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार सैनिकों की हौसला अफजाई करते रहे और आखिर में उनकी सेना ने किले को फतेह कर दिया। और इधर 22 मई 1545 के दिन शेर शाह सूरी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह सूरी हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने वाकई में लोगों की भलाई के बारे में सोचा। इसके शासन में हर 2 कोस में एक सराय बनाया गया, जिसमें कभी कभार ये खुद भी आकर ठहरते थे। अगर उनका कार्यकाल कुछ वर्षों तक और चलता तो शायद आज मंजर कुछ और ही होता। वहीं शेर शाह सूरी के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला, पर उनका ये काल इतना सक्षम नहीं था। शेर शाह सूरी की मौत के 10 वर्षों के बाद ही मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो गया। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में बना हुआ है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के जीवित रहते ही शुरू करवा दिया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी की मौत के करीब 3 महीने बाद 15 अगस्त 1545 में इसके मकबरे का निर्माण पूरा किया गया। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक बेहद उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी भावी सुंदरता और आकर्षक डिजाइन की वजह से इसको भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।